हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक जापानीज़ मूवी जिसका नाम है द मास्टर प्लान ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी काफ़ी अमेजिंग है, खास करके इसका जो ट्विस्ट है ना बहुत माइंड ब्लोइंग है। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और हाँ, एक रिमाइंडर है कि कल मेरे चैनल पे 2 वीडियोस आए थे स्प्लैश स्प्लैश लव के पार्ट 1 और पार्ट 2, और ये नए वीडियोज़ नहीं हैं, ये पुराने हैं। मेरे से गलती से वो प्लेलिस्ट डिलीट हो गई थी तो मैंने उसको री अपलोड किया है। तो जिन्होंने उसको पहले देख लिया है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं देखा है जाकर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी के स्टार्ट में हम मिलते हैं कीडा से, जो अपने फ्रेंड माकोतो से फ़ोन पे बातें कर रहा था और बताता है कि उनका मिशन ऑपरेशन प्रपोजल फाइनली पूरा होने वाला है। और जैसा कि उसने कहा था आज क्रिसमस है तो वो सेंटा की ड्रेस में आया है। और माकोतो बोलता है कि आज वो उसके साथ एक ज़बरदस्त प्रैंक करने वाला है तो वो रेडी रहे। और कीडा बोलता है कि वो इसकी इस बचकानी हरकत और प्रैंक्स को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहानी फिर आती है पास्ट में, और मैं आपको यहाँ पहले ही बता दूँ कि अभी कहानी पास्ट में गई है और इसके बाद में जितनी बार भी बोलेंगे कहानी पीछे जाती है, इसका मतलब है कि वो पास्ट के ही और पास्ट में जाती है। ये कहानी फिर प्रेजेंट में आएगी बिल्कुल लास्ट में, और जब प्रेजेंट में आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। सो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। माकोतो और कीडा दोनों बचपन के दोस्त हैं और माकोतो हमेशा उसके साथ प्रैंक्स किया करता है, जैसे कि उसे कोल्ड ड्रिंक कैन देना, वो भी शेक करके, और भी छोटे मोटे बहुत कुछ। पर मज़े की बात ये थी कि कीडा माकोतो के इस प्रैंक वाले नेचर को जानता है, फिर भी हर बार उसमें फंसता था। इन दोनों की एक और फ्रेंड थी यूची, जो इनके एलिमेंट्री स्कूल में एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट थी, जो नेचर से थोड़ी शाई थी। और जब टीचर उसे ज़बरदस्ती खुद को इंट्रोड्यूस करने को बोलती हैं तो ये बात माकोतो को अच्छी नहीं लगती, और वो यूची को भी एक कोल्ड ड्रिंक कैन देता है, वो भी शेक करके, और टीचर की तरफ मुँह करके खोलने को बोलता है, जिससे कि पूरी कोल्ड ड्रिंक टीचर के ऊपर बरस जाती है। और यहाँ से तीनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। तीनों के ही पेरेंट्स नहीं थे, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करते हैं और एक दूसरे की फैमिली बन जाते हैं। जब तीनों मिडिल स्कूल में थे तो यूची उन्हें बताती है कि उसे डर लगता है कि लोग उसे भूल जाएंगे। वो किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो कहीं एक जगह स्टेबल नहीं रही है। इसीलिए उन दोनों के साथ उसे अच्छा लगता है क्योंकि वो लोग उसे समझते हैं और सेफ फील कराते हैं, जबकि इसके पहले के स्कूल में बाकी लड़के उसे बुली किया करते थे। जिसके बाद माकोतो और कीडा यूची को लेकर आते हैं उन लड़कों के पास जो यूची को बुली किया करते थे। और माकोतो पहले तो उन्हें मारता है और फिर पास्ट को भूलकर हैंडशेक करने को बोलता है, बट इसमें भी वो उन लड़कों के साथ प्रैंक करता है। और जब वो लड़के भागने लगते हैं तो माकोतो यूची को बोलता है अपने दिल की बात बोलने के लिए, और यूची उन्हें चिल्लाकर बोलती है कि वो उसे कभी भूले नहीं। और माकोतो बोलता है कि जो प्रैंक से बेइज्जती उनकी हुई है वो कभी भूलेंगे भी नहीं। ऐसे ही तीनों हाई स्कूल में आते हैं और एक दिन यूची ट्रैफिक सिग्नल के पास एक डॉग के डेड बॉडी को देखती है जिसे किसी कार ने हिट किया था, और उसके लिए सॉरी फील करती है कि अगर डॉग ने ट्रैफिक पुश बटन को प्रेस किया होता तो वो नहीं मरता। पर इसे कौन बताए कि वो डॉग है, इंसान नहीं। पर ये इसके इमोशंस थे। एक दिन तीनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां वो डिस्कस कर रहे थे कि ग्रेजुएशन के बाद वो लोग क्या करेंगे। और माकोतो कीडा को देखता है तो उसे लगता है कि शायद कीडा यूची को लाइक करता है, इसीलिए दोनों को अकेले बात करने के लिए खुद क्लास का बहाना करके वहां से चला जाता है। और यूची कीडा को बोलती है कि वो यूनिवर्सिटी जाना चाहती है और एक एक्ट्रेस बनना चाहती है क्योंकि उसे मूवीज़ पसंद है। चाहे वो जो भी मूवी देखे उसे लगता है कि काश वो मूवी कभी ख़त्म ही ना हो, क्योंकि वो उसकी दुनिया से बाहर नहीं आना चाहती, क्योंकि यहाँ इस दुनिया में उसे कोई नहीं जानता। मगर अगर वो एक एक्ट्रेस बन जाएगी तो हज़ारों लोग उसे पहचानेंगे। और कीडा से बोलती है कि उसका लुक बहुत ही शांत है तो उसे एक मर्डर बनना चाहिए, कोई उसे गेस भी नहीं कर पाएगा। अब लो, कौन अपने दोस्त को ऐसे सजेशंस देता है। अब कल तो मैं भी अपने किसी दोस्त को बोल दूँ कि तू नरक के द्वार का द्वारपाल बन जा। खैर, बैक टू स्टोरी। पर कीडा उसकी बात पे हंसता है और कहता है कि सजेशन तो अच्छा है पर वो कभी किसी का मर्डर नहीं कर सकता। ऐसे ही टाइम बीतता है और अब माकोतो और कीडा एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में मैकेनिक का काम करते हैं। दोनों की ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है पर वो यूनिवर्सिटी नहीं गए। तभी वहाँ एक लेडी अपनी कार लेकर आती है जिसकी हेडलाइट टूटी हुई थी, जिसे उसे रिपेयर कराना था, और कार काफ़ी महंगी थी। तो ओनर उस लेडी से उसका लाइसेंस और कार की रजिस्ट्रेशन मांगता है क्योंकि ये एक एक्सीडेंट का केस था। पर वो लेडी बताती है कि वो कार उसके डैड की है, प्लस इसके पास लाइसेंस भी नहीं है और उसके डैड को ये भी नहीं पता कि उसने उनकी कार को डैमेज किया है, इसीलिए वो किसी ऑथराइज सेंटर पे भी नहीं जा सकती है क्योंकि इससे उसके डैड को पता चल जाएगा और इसके बदले वो उन्हें ज़्यादा पैसा देने को रेडी थी। पर ओनर इस केस में नहीं बढ़ना चाहता था, लेकिन कुछ देर बाद पैसों की लालच में वो मान जाता है।
लेकिन किडा ओनर से बात करता है कि ये केस एक्सीडेंट का भी हो सकता है, पर ओनर पैसे के चलते कार रिपेयर को तैयार था। इधर माकोतो उस लेडी से पूछता है कि क्या उसकी कार हिट हुई है, जिस पे वो लेडी बताती है कि 3 महीने पहले उसके कार से एक कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया था और वो इतने दिनों बाद अपनी कार इसलिए रिपेयर करा रही है क्योंकि उसे लगा कि डॉग का ओनर उसे ढूंढ रहा होगा और कहीं वो पकड़ी ना जाए। तो माकोतो उससे उस डॉग के बारे में पूछता है, जिस पे वो लेडी बहुत ही कैजुअली बोलती है कि शायद वो मर गया होगा, जैसे कि उसे किसी की जान की कोई फिक्र ही नहीं है। पर माकोतो तो उस लेडी से अट्रैक्ट होता है और जब वो जाने लगती है तो उसे अपने साथ डिनर पे चलने को पूछता है, जिस पे वो उसकी इंसल्ट करती है कि वो उसके जैसे इंसान के साथ डिनर पे कैसे जा सकती है। पर माकोतो भाई साहब तो उसे इम्प्रेस करने के ही चक्कर में होते हैं और वो उसे जादू से फूल निकाल कर दिखाते हैं और प्रैंक करते हैं और वो लेडी उसे बेवकूफ़ बोलकर वहाँ से चली जाती है। बाद में माकोतो किडा को बताता है कि वो उस लेडी को डेट करना चाहता है और इसलिए उसे उसके जैसा रिच बनना होगा। तो 2 हफ्तों बाद वो रिज़ाइन कर देता है और एकदम से कहीं गायब हो जाता है, यहाँ तक कि किडा को भी उसकी कोई जानकारी नहीं होती। और एक दिन गराज के ओनर किडा को बताते हैं कि उनका गराज टूटने वाला है क्योंकि रोड एक्सपेंड होने वाला है और अब वो दूसरी जगह गराज भी नहीं खोल सकते, इसीलिए इस महीने के बाद से वो किडा को काम भी नहीं दे सकते। और फिर उसे एक ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस देते हैं और बताते हैं कि वो लोग कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, पर लोगों को ढूंढना उनके बाएं हाथ का काम है। तो किडा इनकी हेल्प ले सकता है माकोतो को ढूंढने में और चाहे तो उनके लिए काम भी कर सकता है। तो किडा आता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, जहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड तो नहीं पर चीफ ज़रूर है। और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रेसिडेंट है और वो बूढ़ा आदमी दोनों बचपन के दोस्त हैं। और वो आदमी किडा को माकोतो की जानकारी देता है और बताता है कि उनका काम सस्ता नहीं है, जिस पे किडा उनके साथ काम करने को बोलता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। और वो आदमी उससे पूछता है कि क्या वो मर्डर कर सकता है, जिस पे किडा बोलता है नहीं, लेकिन अगर वो उसके जॉब से रिलेटेड है तो हाँ। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि किडा एक सच्चा इंसान है और उनके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, इसीलिए उसे नेगोशिएटर का काम देता है। एक दिन वो माकोतो को ढूंढ ही लेता है, जो उसे सॉरी बोलता है बिना बताए गायब होने के लिए और उसे पैसों से भरा एक बैग दिखाता है और बताता है कि वो एक आदमी से मिला था जो बीमार है और अपनी वाइन कंपनी को 45 मिलियन येन में बेच रहा है और वो उस कंपनी को खरीदना चाहता है और अब तक उसने 45 मिलियंस इकट्ठा कर लिए हैं और जल्दी ही वो 45 भी कर लेगा, यानी कि अभी भी उस लेडी के लिए रिच बनने का सपना इनका जारी ही है। और किडा से उसकी हेल्प मांगता है ऑपरेशन प्रपोजल के लिए, लेकिन उससे पहले उसे उसकी हेल्प करनी होगी उस लेडी को और जानने में, जो सुनकर किडा शॉक होता है और पूछता है कि क्या वो सीरियस है, जिस पे माकोतो हाँ बोलता है और किडा से पूछता है कि क्या वो उसके बिना अकेला था, जिस पे किडा बोलता है कि अकेला नहीं बल्कि सैड था। ये लाइन यूची हमेशा बोला करती थी, पर माकोतो इस पर कोई रिएक्शन नहीं देता। फिर किडा लग जाता है माकोतो की हेल्प करने में और आता है एक आदमी के घर पे जिसका नाम है ओनोसे, जो यूनिवर्सिटी का टॉपर है, पर उसका ना तो कोई दोस्त है ना ही सोशल लाइफ है। वो ऑलमोस्ट लोगों की नज़रों में एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि वो लोगों से कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं रखता, ना ही घर से बाहर जाता है और ना ही कोई जॉब करता है। उसके घर में सिर्फ उसकी मॉम है और किडा उससे उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक, राशन कार्ड, उसकी डिग्रियां सब मांगता है और कहता है कि अब से उसके ये सारे कार्ड्स उसका एक क्लाइंट यूज़ करेगा और उसके बदले वो उसे 6 मिलियन पे करेगा। बेसिकली उसकी आइडेंटिटी कोई और यूज़ करेगा। अब ये मत सोचना कि किसी की आइडेंटिटी कोई कैसे यूज़ कर सकता है, तो वो क्या है ना कि भाई साहब ने अपनी KYC भी नहीं कराई थी और ना ही इनका कोई पासपोर्ट था। और वो आदमी पैसों के लिए रेडी भी हो जाता है और किडा जाने से पहले उससे पूछता है कि उसने इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, प्लस वो टॉपर भी रहा है, तो भी वो बेरोजगार क्यों है, जिस पे ओनो से बताता है कि जॉब 2 महीने में उसने छोड़ दी थी क्योंकि एक दिन उसका पेट खराब हो गया, प्लस वो मीटिंग में था और उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और खैर आप समझ सकते हैं। और इस शर्मिंदगी के साथ वो जॉब नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने दुनिया से खुद को कट ऑफ कर लिया। कोई लॉजिक है इसमें? वहीं माकोतो को देखते हैं जो एक कसिनो में काम करता है और अपने खाली टाइम में उस लेडी के बारे में जानने की कोशिश करता है, जो कि एक फेमस एक्ट्रेस और मॉडल है जिसका नाम है लीजा। और किडा माकोतो को उसकी नई आईडी देता है और तभी उसे एक कॉल आती है और किडा कॉल पे मैटर संभाल लेने को बोलता है। जब माकोतो उससे मैटर के बारे में पूछता है तो किडा बताता है कि जिस आदमी की आईडी उसने उसे दी है उसने और उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया है, पर सच ये था कि किडा के ऑर्गेनाइजेशन ने उनको मारा था। मतलब अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है।
फिर माकोतो उस बीमार आदमी के पास आता है जिसकी वाइन कंपनी वो खरीदना चाहता था और अब से वो कंपनी का मालिक है। कहानी थोड़ी और पीछे आती है जब माकोतो, यूची और किडा हाई स्कूल में थे और यूची को फायरवर्क देखना था, पर इस साल का फायरवर्क शो हो चुका था। तो यूची बोलती है कि फायरवर्क विंटर्स में भी होने चाहिए। उसके डैड उसके लिए विंटर्स में भी फायरवर्क करते थे और माकोतो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए विंटर्स में भी फायरवर्क ऑर्गेनाइज कराएगा। माकोतो बहुत ही जॉली मूड का था, वहीं किडा ज़्यादातर सीरियस रहा करता था, तो यूची उसे ज़्यादा सीरियस ना रहने को बोलती है। यहाँ दोनों बातें करते हैं और किडा बोलता है कि वो और माकोतो दोनों बचपन से एक दूसरे की दुनिया है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे हैं, पर उन्हें डर लगता था कि एक दिन वो अलग हो जाएंगे। पर उसके आने के बाद से वो अपनी छोटी दुनिया में खुश हैं। पर यूची बोलती है कि सिर्फ एक दिन में वो दुनिया ख़त्म हो सकती है, वो एक दिन उसे भूल जाएंगे कि कभी कोई लड़की थी जिसके साथ वो रहा करते थे। पर किडा उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा और यूची बोलती है कि भूलना भी नहीं चाहिए वरना वो उसकी जान ले लेगी। और फिर तीनों एक साथ अपनी फ़ोटोज़ लेते हैं। फिर कहानी वापस से आगे आती है और हम देखते हैं किडा और माकोतो को उसके अपार्टमेंट में, और माकोतो उसे बताता है कि जिस भी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की थी पिछले 3 से 4 सालों में वो स्कूल बंद हो चुके हैं। और किडा बताता है कि जिस ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में वो काम करते थे वो भी रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से टूट चुकी है। फिर किडा बोलता है कि उसे अब लीज़ा को अप्रोच करना चाहिए, पर माकोतो बोलता है कि अभी उसे और टाइम लगेगा, यानी कि खुद को और अपग्रेड करना होगा। और एक दिन वो आता है एक पार्टी में जो लीज़ा के डैड की थी, जो एक पॉलिटिशियन है, और वो अपनी बेटी को सभी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बेसिकली चुनाव प्रचार करते हैं। बाद में जब माकोतो लीज़ा से बात करने जाता है तो वो उसे किसी और से बातें करते देखता है जो लीज़ा का बॉयफ्रेंड है, तो वो किडा को उसे हैंडल करने को बोलता है, जिसके बाद किडा सीधा उसके यानी लीज़ा के बॉयफ्रेंड के घर पे आता है और उसे लीज़ा से दूर रहने की धमकी देता है वरना वो मारा जाएगा। और कहानी फिर थोड़ी पीछे आती है और हम किडा और यूची को देखते हैं और वो यूची को प्रपोज करता है, पर यूची उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि वो उसे भी प्यार करती है, पर वो लेट हो गया है क्योंकि माकोतो ने उसे एक दिन पहले प्रपोज किया था और अब वो दोनों डेट कर रहे हैं। और किडा के लिए सॉरी फील करती है, पर किडा दोनों के लिए खुश होता है। फिर कहानी अगेन आती है आगे और हम देखते हैं किडा और माकोतो को उसके अपार्टमेंट में, और कुछ महीने बीत चुके हैं और माकोतो किडा से किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन तभी लीज़ा वहां आती है माकोतो से मिलने के लिए और अब दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ साल और बीतते हैं और माकोतो अपनी कंपनी और लीज़ा में बिजी होता है, वहीं किडा वैसे ही अकेले होता है। एक दिन वो माकोतो से मिलता है और उसे क्रिसमस प्रेजेंट देता है और बोलता है कि ऑपरेशन प्रपोजल जल्दी ही पूरा होने वाला है। अब वो गिफ्ट क्या था और ऑपरेशन प्रपोजल क्या है हम थोड़ी देर में जानेंगे। पर यहाँ माकोतो किडा के साथ फिर से प्रैंक करता है। किडा जिस चेयर पे बैठा था माकोतो उसमें एक छोटा सा धमाका करता है अपने रिमोट से और कहता है कि वो देखना चाहता था कि लोग रिमोट वाले प्रैंक से कैसे सरप्राइज होते हैं, और कहता है कि जल्दी ही क्रिसमस ईव आने वाली है और वो इसके लिए एक्साइटेड है। पर किडा को देखते हैं जो इससे ज़्यादा खुश नहीं था। कहानी फिर पीछे जाती है जब किडा, यूची और माकोतो एक साथ थे, तब माकोतो यूची को क्रिसमस ईव पे प्रपोज करने वाला था, जिसके लिए वो किडा की हेल्प मांगता है और बताता है कि वो यूची को विंटर में फायरवर्क दिखाना चाहता है जिसका काम उसे ही हैंडल करना होगा, और बोलता है कि यूची क्रिसमस ईव पे चिकन लेने मार्केट जाएगी और इस बीच में किडा रास्ते में क्रैकर्स लगा दे और वो भी सेंटा के कपड़े पहनकर, और जब यूची वहाँ आएगी तब वो फायरवर्क के बीच में उसे प्रपोज करेगा और उसे वो रिंग दिखाता है जो उसने यूची के लिए खरीदी थी और पूछता है कि क्या ये उसे पसंद आएगी या नहीं, और इस मिशन का नाम वो रखता है ऑपरेशन प्रपोजल। और जब क्रिसमस ईव आती है तो किडा सारे क्रैकर्स का इंतज़ाम कर देता है और वहीं यूची को सिग्नल पे देखते हैं जो पुश बटन प्रेस करके वेट करती है सिग्नल ग्रीन होने का। अच्छा, यूची में एक बात है कि भले ही रोड कितनी भी खाली हो पर वो कभी भी बिना ग्रीन सिग्नल हुए रोड क्रॉस नहीं करती थी क्योंकि उसे लगता था कि ये डेंजरस है। इधर माकोतो जाता है यूची को लाने के लिए, पर काफ़ी देर के बाद भी जब यूची और माकोतो वापस नहीं आते हैं तो किडा उन्हें ढूंढने निकलता है। फिर कहानी आती है प्रेजेंट में, यानी जहाँ से मूवी की स्टार्टिंग हुई थी, और किडा एक जगह पे आता है जहाँ पे लीज़ा की लाइव परफॉर्मेंस होने वाली थी, लेकिन हम उसे देखते हैं कि वो शो के ऑर्गेनाइज़र के टेक्नीशियन को बेहोश कर देता है और इवेंट के स्क्रीन को एक लाइव स्ट्रीम से कनेक्ट कर देता है जो होती है वहीं पास के एक होटल रूम की, जिसमें लीज़ा और माकोतो थे और अब उन्हें हज़ारों लोग लाइव देख रहे थे। और माकोतो लीज़ा से पूछता है कि क्या उसे पता है कि वो लोग एक दूसरे को कब से जानते हैं, जिस पे लीज़ा बताती है 3 साल, पर
माकोतो बोलता है कि वो उसे 10 सालों से जानता है। जब वो पहली बार उससे एक गैराज में मिली थी, वो वहाँ अपनी कार को रिपेयर कराने आई थी और जब उसने उसे अपने साथ डिनर पे चलने को पूछा तो उसने मना कर दिया। तब उसने डिसाइड किया कि वो उसके लायक बनेगा और आज वो वहाँ उसके साथ है। पर लीज़ा बोलती है कि उसे कुछ याद ही नहीं, तो माकोतो उसे फिर से फूल वाला वो जादू करके दिखाता है और बोलता है कि उसने उससे झूठ बोला था कि वो किसी यूनिवर्सिटी का टॉपर है, बल्कि वो तो कभी यूनिवर्सिटी गया ही नहीं और बस उसे पाना चाहता था। और लीज़ा खुश होती है कि माकोतो उसे पाने के लिए इतना पागल था और माकोतो उसे फ्लावर से बंधे धागे को पुल करने को बोलता है, जिसमें एक रिंग होती है। और लीज़ा और उसके साथ बाकी ऑडियंस खुश होते हैं कि ये एक प्रपोजल है। वहीं किडा चुपचाप ये सब कुछ देख रहा होता है। पर माकोतो बोलता है कि ये रिंग उसके लिए नहीं है, बल्कि उसके लिए उसके पास एक प्रेजेंट है और उसे एक पैकेट देता है जिसमें एक हेडलाइट का टुकड़ा था, जो होती है लीज़ा के कार की, जिसे वो रिपेयर कराने उस गैराज में गई थी। और उसे एक फ़ोटो दिखाता है और बोलता है कि ये वही डॉग है जिसे लीज़ा ने अपनी कार से हिट किया था और वो फ़ोटो होती है उन्हीं तीनों दोस्तों की। और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब किडा माकोतो और यूची को ढूंढता हुआ सिग्नल तक आया था तो वहाँ माकोतो को चुपचाप खड़ा देखता है और जब पास जाता है तो देखता है यूची को, जिसे किसी ने रोड क्रॉस करते समय हिट किया था। और माकोतो को वहीं लीज़ा की कार की हेडलाइट के टुकड़े मिलते हैं और माकोतो बताता है कि उन्होंने बहुत कोशिश की ये पता लगाने की कि यूची का एक्सीडेंट किसने किया है, पर उसके एक्सीडेंट की न्यूज़ ना तो टीवी पे दिखाई गई और ना ही पेपर में आई। उन्हें कोई क्लू नहीं मिला। पर 2 महीनों बाद लीज़ा उनके गैराज में आती है अपने कार को रिपेयर कराने के लिए और जब वो उसके हेडलाइट को टूटा हुआ देखता है तो वो उस टुकड़े से उसको मैच करता है और समझ जाता है कि उसी ने, यानी कि लीज़ा ने ही वो एक्सीडेंट किया था। और भले ही लीज़ा को लगता हो कि उसके डैड को एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता, बट उन्हें सब पता था, तभी उन्होंने उस कार को स्क्रैप में नहीं फेंकवाया, क्योंकि इससे लोगों को और शक होता कि कोई इतनी महंगी कार को सिर्फ हेडलाइट टूटने पे स्क्रैप में क्यों फेंकेगा। और उन्होंने ही गैराज ओनर को कॉल करके पैसों का लालच दिया था उस कार को रिपेयर करने के लिए। उसके बाद अचानक से रोड एक्सपेंशन के नाम पे उस गैराज को भी वहाँ से हटा दिया। और तो और जिस स्कूल से यूची ने पढ़ाई की थी, जहाँ से उनकी यादें थी, वो सारे स्कूल उसके फादर ने अपने पावर का यूज़ करके ख़त्म कर दिए। यूची का फैमिली रजिस्ट्रेशन, उसकी हर एक एक्टिविटी उन्होंने रिकॉर्ड से ही हटा दी, जैसे कि वो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि एक्सीडेंट कभी हुआ ही नहीं, उन लोगों ने यूची की एग्जिस्टेंस छीन ली, जिस चीज़ से यूची सबसे ज़्यादा डरती थी कि लोग उसे भूल जाएंगे। और लीज़ा से पूछता है कि क्या उसे यूची याद है, जिस पे लीज़ा मना करती है, जो बात माकोतो को और गुस्सा दिलाती है और वो उस पर चिल्लाता है कि वो ये ना बोले कि उसे यूची याद नहीं है। तो लीज़ा बोलती है कि यूची के एक्सीडेंट में उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि यूची खुद उसके कार के सामने आई थी। लेकिन किसी भी कार एक्सीडेंट में लोग ड्राइवर को ही गलत बोलते हैं। लेकिन माकोतो जानता था कि लीज़ा झूठ बोल रही है, क्योंकि यूची हमेशा सिग्नल मिलने पे ही रोड क्रॉस करती थी और ये बात सच भी थी, क्योंकि लीज़ा ने सिग्नल तोड़ा था। फिर एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब माकोतो किडा से किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा था तो किडा बोलता है कि वो उसकी हेल्प सिर्फ लीज़ा को सबके सामने कन्फेस करने में करेगा, ना कि रिवेंज लेने में। पर माकोतो बोलता है कि उसे लीज़ा या उसके फादर से कोई मतलब नहीं है, पर वो ऐसा सिर्फ इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि यूची को उसकी पसंद की हुई रिंग अच्छी लगी या नहीं, और इसीलिए वो उसकी हेल्प मांगता है। और तभी लीज़ा वहाँ आ जाती है। पर प्रेजेंट में लीज़ा कंटिन्यूअस झूठ बोल रही थी कि यूची पहले ही मर चुकी थी, कोई उसे बचा नहीं सकता था और वो उसके जैसे लड़की की वजह से अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती थी, जो दुनिया के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लेकिन माकोतो बोलता है कि वो यूची के एग्जिस्टेंस को कभी मिटने नहीं देगा और दोनों के बीच में झड़प होती है और लीज़ा नीचे गिर जाती है और उसे सोफे में बहुत सारे एक्सप्लोजिव बंधे हुए दिखते हैं और वो पूछती है कि क्या उसने रूम में बॉम्ब लगाए हैं, जो सुनकर सभी शॉक होते हैं। उधर लीज़ा के डैड, जो कि एक इवेंट में थे, उन्हें भी इस कन्फेशन के बारे में पता चलता है, पर अब काफ़ी देर हो चुकी थी। इधर जब किडा को पता चलता है कि माकोतो सच में लीज़ा और खुद को मारने वाला है तो वो उसे रोकने के लिए भागता है। दरअसल वो एक्सप्लोजिव किडा ने ही उसे क्रिसमस गिफ्ट में दिए थे, जो माकोतो ने उसे मंगवाए थे। और माकोतो का प्लान था कि लीज़ा से कन्फेशन कराने के बाद उसके साथ वो खुद भी उस रिंग के साथ ब्लास्ट में मारा जाएगा और यूची से दूसरी दुनिया में मिलेगा और पूछेगा कि क्या उसे उसकी रिंग पसंद आई या नहीं। और वो एक्सप्लोजिव इसलिए क्योंकि उसने यूची को प्रॉमिस किया था कि वो उसे विंटर में भी फायरवर्क दिखाएगा, और इतने लोगों के सामने उसने लीज़ा से कन्फेशन भी इसलिए कराया ताकि लोग यूची को याद रखें। और जब किडा उस होटल रूम में आता है तो माकोतो वहाँ होता ही नहीं है। होती है तो एक कैन, जिसे किडा जैसे ही उठाता है बगल के होटल में एक जोर का ब्लास्ट होता है और यही था माकोतो का प्रैंक। और फाइनली वो यूची के लिए विंटर में फायरवर्क भी अरेंज कर पाया।
फिर कहानी आगे आती है और किडा आता है उस जगह पे जहाँ यूची की डेथ हुई थी और वो इमेजिन करता है यूची और माकोतो को एक साथ। यूची के पास अब माकोतो की रिंग भी है और अब दोनों किसी और दुनिया में एक दूसरे के साथ खुश हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो शॉर्ट में आपको कंक्लूजन दे दूं कि ये कहानी है 3 दोस्त किडा, यूची और माकोतो की। ये तीनों बचपन के दोस्त हैं। यूची कभी दुनिया की नज़रों में भुलाई नहीं जाना चाहती थी। उसे डर था कि वो किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो लोग उसे भूल जाएंगे। और एक दिन माकोतो उसे प्रपोज करने वाला था, बट उसके साथ एक हादसा होता है और एक लड़की जिसका नाम है लीज़ा यूची को हिट कर देती है और उसकी डेथ हो जाती है। और अपनी बेटी को बचाने के लिए लीज़ा के डैड यूची को दुनिया की नज़रों में ही गायब कर देते हैं। लेकिन एक दिन माकोतो को पता चलता है कि यूची का मर्डर कौन है और उससे कन्फेस कराने के लिए वो अपने दोस्त किडा के साथ मिलकर एक मास्टर प्लान तैयार करता है और लीज़ा को पूरी दुनिया के सामने कबूल करवाता है कि उसी ने यूची का एक्सीडेंट किया है और फिर उसके साथ खुद भी इस दुनिया से उस दुनिया में चला जाता है जहाँ यूची है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और जैसा कि मैं रोज़ कहती हूँ कि वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इतना बोलती हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मूवी या ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।